सभी को नमस्कार। यह क्लास बीए बीएड थर्ड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए है। यह भारत का जो भूगोल है उसका पार्ट थर्ड है। इसमें हम भारत की जो विविधताएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। भारत में क्या विविधताएं हैं, कौन कौन सी विविधताएं हैं, किस प्रकार किसमें विविधताएं यहाँ के रहन सहन को और अन्य तत्वों को प्रभावित करती है, इसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। भारत विविधताओं की भूमि है। इसमें मुख्यतः जिनका हम अध्ययन करेंगे वह विविधताएं इस प्रकार है। नंबर 1, इसमें भौगोलिक विविधता। भारत भूमि पर हमें क्या क्या भौगोलिक विभिन्नताएं दिखाई देती है, किस प्रकार उनका स्थलाकृतिक स्वरूप है। इसके अलावा हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे जलवायु संबंधी विविधता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु हमें दिखाई देती है, उस जलवायु का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक विविधता, इसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। राजनीतिक जो विविधताएं उसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे, जिसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधताओं का अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। भारत में क्या क्या सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है, कहां कहां पर पाई जाती है। इसके अलावा धार्मिक विविधताओं, साथ ही आर्थिक विविधताओं का अध्ययन भी इस टॉपिक के अंतर्गत हम करेंगे। आर्थिक विविधताओं के अलावा भारतीय जो व्यक्ति है उनकी क्या क्या व्यवसाय हैं, आधुनिक है, नवीनतम है, नवीन है या प्राचीन है, यानी व्यावसायिक जो विविधताएं हैं उसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। इसके अलावा वनस्पति संबंधी जो विविधताएं उसका अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय है,
शीतोष्ण कटिबंधीय है या मरुस्थलीय वनस्पति है। इन सब का अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत हम करेंगे, जिसका नाम है भारत विविधताओं की भूमि। तो हम बात करते हैं जो प्रथम विविधताएं हैं, यानी भौगोलिक विविधता। हम भारत भूमि को यदि देखते हैं तो भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं हमें मिलती है। जैसे हम बात करते हैं इस मानचित्र में, आप इस मानचित्र को देख रहे हो, तो इसमें आपको भारत के इस उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस सभी क्षेत्र में हिमालय पर्वत का विस्तार है। या यूं कहें कि ये पूरा का पूरा प्रदेश उच्च पर्वतीय श्रेणियों से आच्छादित है। इसके बाद हम बात करते हैं इस हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे भारत का विशाल मैदानी भाग है, जिसमें गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान सम्मिलित है। हम बात करते हैं पश्चिमी भारत की, तो यहां पर इस राजस्थान, गुजरात का उत्तरी भाग, पंजाब, हरियाणा का दक्षिणी भाग, इसमें हमें मरुस्थलीय विस्तार दिखाई देता है। इसके अलावा हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इनमें हमें पूर्वांचल की पहाड़ियां दिखाई देती है। हम मध्य भारत की बात करते हैं तो यहां विंध्याचल, सतपुड़ा रेंज, इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, और इसके अलावा जो पूरा क्षेत्र आप सबको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीप का भाग है, जिसमें दक्कन का पठार भी सम्मिलित है। यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है, जिसमें खनिज पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के तटीय भाग में पूर्वी घाट नामक स्थलाकृति पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट नामक स्थलाकृति पाई जाती है। इसके अलावा भारत में कुछ द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। यानी कह सकते हैं कि भारत की जो भूमि है, जो भौगोलिक स्वरूप है, उनमें भौगोलिक रूप से कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं भौगोलिक विविधता की। अभी आपने मानचित्र में देखा कि भारत में किस प्रकार की भौगोलिक विविधताएं मिलती है। हमें भारत की जो भूमि है, जैसा कि हमने मानचित्र में देखा कि जितनी अधिक प्राकृतिक विविधता यहां पाई जाती है, शायद ही किसी अन्य देश में मिलती हो।
जैसे देश के एक छोर पर हिममंडित विशाल हिमालय है, तो दूसरी ओर दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। जहां पश्चिमी भारत की बात कर रहे थे, जैसा कि अभी मानचित्र में देखा, इस पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थलीय प्रदेश स्थित है, तो दूसरी ओर हम नॉर्थ ईस्ट में सघन वनों से आच्छादित भूमि दृष्टिगोचर होती है, जिनमें छोटी छोटी पहाड़ियां विशेष रूप से जानी जाती है, जैसे गारो कासी जयंतियां, नागा, पटकोई बूम आदि। अभी हमने देखा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में छोटी छोटी पहाड़ियां स्थित है। इन पहाड़ियों में भी हमने देखा सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां, इसके अलावा मैकाल की पहाड़ियां स्थित है। जबकि उत्तर का जो विशाल मैदान है वो बिल्कुल एक समतल मैदान है। जहां पर कृषि का विस्तृत क्षेत्र मिलता है। इस भौगोलिक विविधता के बाद हम बात करते हैं भारत की जलवायु विविधता की। जैसा कि अभी हमने भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में देखा, भारत की जब भौगोलिक विविधता की हम बात कर रहे थे, तो ये भौगोलिक विविधता जलवायु संबंधी विविधता को भी प्रभावित करती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वतीय भाग की, एक विशाल और ऊंचा पर्वतीय भाग जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, वहां की जलवायु हमें एकदम शीतल जलवायु मिलती है। जबकि पश्चिमी थार मरुस्थलीय क्षेत्र में उष्ण प्रकार की जलवायु मिलती है। कहने का अभिप्राय यह है कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे हमने अभी बात की पश्चिमी थार मरुस्थल में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, साथ ही शीत जलवायु हमें मिलती है। दक्षिणी भारत की यदि बात करते हैं, जिनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है, क्योंकि यह भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, भूमध्य रेखा के नजदीक है। अतः यहां उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। हम यदि पूर्वोत्तर भारत की बात करें, तो यहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार हम यदि राजनीतिक विविधता की बात करें,
तो भारत में इस दृष्टि से भी विविधता पाई जाती है। हम यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यहां मौर्य, गुप्त, अंग्रेजी साम्राज्य को छोड़ दिया जाए तो भारत कभी भी संगठित नहीं रहा, बल्कि विविध प्रकार के भारत के विभिन्न भागों में एक समय में कई नरेशों का या राजाओं का शासन रहा। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कई राजाओं का शासन रहा है एक समय विशेष पर। जैसे हम ढूंढाड़ की बात करते हैं, जिसमें विशेषतया जयपुर राजघराना आता है, इसमें कछवाहा वंश का शासन रहा है। जोधपुर में इसी वक्त राठौड़ों का शासन रहा है, जबकि मेवाड़ में राणा वंश का शासन रहा है, सिसोदिया वंश का शासन रहा है। इसी प्रकार भारत में भी ऐतिहासिक दृष्टि से एक साथ कई राजाओं का अलग अलग भागों में शासन रहा है। जैसे हम बात करते हैं हर्षवर्धन का शासन की, तो उस वक्त हर्षवर्धन का जो शासन था वो भारत के उत्तरी भाग में था। वो इसी समय बंगाल में पाल वंश का शासन था। यदि हम दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो यहां चोल वंशीय साम्राज्य का विस्तार था। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यहां राजनीतिक विविधता भी हमें काफी मात्रा में दिखाई देती है, जिनके लक्षण हमें कुछ मात्रा में वर्तमान में भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में सांस्कृतिक विविधता की, तो भारत में कई प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है। अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विविधता झलकती है, दिखाई पड़ती है, जिनमें लोगों का शारीरिक गठन, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यहां तक कि मानसिकता भी अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है या अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम उत्तरी पूर्वी भाग में नागालैंड में देखते हैं तो हमें वहां आदिम नागा जनजाति का दर्शन होता है, जो अभी भी उस प्राचीन संस्कृति के साथ जीवन यापन कर रही होती है। आपने नाम सुना हो, अंडमान निकोबार की एक जनजाति है जारावा जनजाति, जो अभी भी उस आदिम परिवेश में ही जीवन यापन कर रही है। जहां हम आधुनिक परिधानों का उपयोग करते हैं, वहां वह जारावा जनजाति उसी नग्न अवस्था में या यूं कहे निवस्त्र अवस्था में अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ जीवन यापन कर रही है। हम इसी सांस्कृतिक विविधता की यदि बात करते हैं तो हमें उत्तर में चाहे वो जम्मू कश्मीर ले लो, चाहे लद्दाख ले लो, चाहे हिमाचल प्रदेश ले लो,
एक अलग प्रकार की संस्कृति दिखाई देगी, जबकि राजस्थानी क्षेत्र में दूसरी संस्कृति का दर्शन हो। इसी प्रकार दक्षिणी भारत की यदि हम यात्रा करते हैं या दक्षिण भारत की ओर हम देखते हैं तो वहां अलग प्रकार की जनजाति या यूं कहे अलग प्रकार की संस्कृति का दृष्टिपात होता है। हम बात कर रहे थे यहां तक कि मानसिकता की भी, तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति जितना संपन्न होता है उसकी मानसिकता भी वैसी हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं दिल्ली, बेंगलुरु आदि विकसित शहरों की, तो यहां पर शिक्षित, सभ्य और शिष्ट लोग दिखाई देते हैं या मिलते हैं, जो इस आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपना जीवन यापन और आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित हो, डिजिटल पेमेंट से संबंधित हो या आधुनिक परिवेश से संबंधित हो। और यदि हम दूसरी ओर नागालैंड, मिजोरम की बात करें तो यहां अपेक्षाकृत कुछ कम सुसंस्कृत एवं शिष्ट लोग मिलते हैं, जो इस आधुनिकता से अभी कोसों दूर है। इनकी संस्कृति हमें इनके जो लोक उत्सव है, मेले है, त्योहार है, उनमें विशेष रूप से दिखाई देती है। नागालैंड की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको। यहां एक मोरंग नामक आवास में यहां के नवयुवक निवास करते हैं, जिनको शिकार करने और अन्य प्रकार की गतिविधियों की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं धार्मिक विविधता की, तो भारत में अलग अलग धर्म के निवासी हमें मिलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन आदि धर्म के अनुयायी हमें यहां मिल जाते हैं। देखा जाता है कि प्रत्येक धर्म की कई शाखाएं होती है या कई मत होते हैं, जिसमें वो अलग अलग अपने आस्था के जो स्वरूप है उनकी पूजा करता है। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो इस धर्म में वैष्णव, शैव, सनातन, राम भक्त, कृष्ण भक्त, कबीरपंथी, दादूपंथी, कई मतों को मानने वाले व्यक्ति मिलते हैं। इसी के अलावा मुस्लिम धर्म की यदि बात करते हैं तो शिया, सुन्नी आदि हमें मत दिखाई देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से भी भारत में विविधता पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं भाषा की विविधता। भारत में भाषा संबंधी विविधता भी हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है।
भारत के विभिन्न प्रांतों में हमें अनेक भाषाएं मिलती है और कुछ प्रांत तो भाषा के आधार पर ही अस्तित्व में आए हैं और इस भाषा के आधार पर वह अलग सा प्रतीत होते हैं। जैसे हम बात करें महाराष्ट्र की, गुजरात की, ये दो प्रांत है जहां पर अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है या बोली जाती है और इसी आधार पर यह बंबई प्रांत से अलग होकर, या यूं कहे कि प्राचीन समय में या पहले एक ही प्रांत था जिसका नाम था बंबई राज्य, उसको भाषा के आधार पर दो भागों में बांट दिया है। जहां पर मराठी बोली जाती है उसे कहा जाता है मराठा या महाराष्ट्र राज्य या प्रांत, और जिस क्षेत्र में गुजराती भाषा बोली जाती है उसे कहा जाता है गुजरात। इसी प्रकार हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहां राजस्थानी भाषा का बोलबाला है। हम उड़ीसा की बात करें तो यहां उड़िया नामक भाषा बोली जाती है और तमिलनाडु की बात करें तो वह राज्य तमिल भाषा को बोलने वाला राज्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिन राज्यों का भी मैंने नाम जिक्र किया उनका जो नाम है वो भाषा के आधार पर भी हमें प्रतीत होता है। जैसे मराठा यानी महाराष्ट्र यानी मराठी, गुजरात यानी गुजराती, तमिल यानी तमिलनाडु में बोली जाती है, राजस्थान जिसमें राजस्थानी बोली जाती है, उड़ीसा जिसमें उड़िया भाषा बोली जाती है। यदि हम अन्य राज्यों की बात करें तो मणिपुर जिसमें मणिपुरी भाषा बोली जाती है, कश्मीर की बात करें तो यहां कश्मीरी भाषा बोली जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि भारत में भाषा की विविधता भी हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में आर्थिक विविधता की, तो इस आर्थिक विविधता की दृष्टि से भी भारत में विविधता व्याप्त है। यहां आप देखते हैं कि इस भारत देश में धन का भी असमान वितरण है। जहां एक ओर तो हमें भारत में अरबपति व्यक्ति मिलते हैं जैसे मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, जबकि एक और ऐसा वर्ग भी है जो अथक परिश्रम के पश्चात भी 2 वक्त की रोटी लायक पैसा नहीं कमा पाता और वह फुटपाथ पर अपना जीवन बसर करता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा वर्ग भी है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ तथा आय इतनी अधिक है कि उनकी गणना विश्व के धनाढ़े व्यक्तियों में की जाती है। जैसा कि अभी मैंने नाम लिया था, अंबानी, टाटा, बिरला, ये विभिन्न घराने हैं जिनकी गणना विश्व के धनाढ़े या यूं कहें कि अरबपति व्यक्तियों में की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं व्यावसायिक विविधता की, तो भारत में व्यवसाय से संबंधित भी अनेक विविधताएं
पाई जाती है, जिनमें प्राचीन आदिम जीवन निर्वाह से लेकर आधुनिक दूर संचार संबंधी कार्य करने वाले व्यक्ति हमें यहां पर मिलते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था जरावा जनजाति की, नागा जनजाति, ये ऐसी जनजातियां हैं जो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए शिकार, वन से कंद मूल फल आदि सामग्री का एकत्रीकरण करती है, जबकि हमें बेंगलुरु जैसे शहरों में आधुनिक दूर संचार की क्रांति से संबंधित बड़ी बड़ी जो कार्यालय हैं जो दिखाई देते हैं। हम भारत में बात करते हैं व्यवसाय से संबंधित, तो जहां उत्तर भारत के विशाल मैदान में कृषि की जाती है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी भागों में कृषि ही की जाती है, लेकिन वहां जीवन निर्वाह साथ ही चाय की खेती की जाती है, जो सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है, जबकि छोटा नागपुर का पठार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार में जो स्थित है, वहां खनिजों से संबंधित उत्खनन का कार्य किया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा की ऐसे क्षेत्र जहां पर्यटन उद्योग से संबंधित कार्य किया जाता है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पशुपालन विशेषतया किया जाता है। यानी कह सकते हैं हम कि भारत में व्यवसाय से संबंधित भी विविधता मिलती है। इन्हीं विविधताओं में हम बात करते हैं। अगली जो विविधताएं वह है वनस्पति संबंधी विविधता। भारत में इस वनस्पति से संबंधित विविधता भी हमें मिलती है। जैसे हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो यहां उष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलती है, जबकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हमें सदाबहार वनस्पति दिखाई देती है। हिमालय या तराई क्षेत्र में हमें कोणधारी वनस्पति मिलती है, जबकि राजस्थान के थार के रेगिस्तान में हमें मरुस्थलीय वनस्पति दिखाई देती है। यह वनस्पति संबंधी विविधता जहां एक और जलवायु संबंधी विविधता को दृष्टिगोचर करती है, साथ ही यहां के व्यवसाय के
क्रियाकलाप को भी ये दृष्टिगोचर करती है, क्योंकि जहां वनस्पति उष्णकटिबंधीय है उसका अर्थ है कि वहां जलवायु उष्णकटिबंधीय होगी। जहां मरुस्थलीय वनस्पति है वहां जलवायु कठोर गर्म होगी, जल की कमी होगी, अतः उस क्षेत्र में व्यवसाय संबंधी जो कार्य है वह पशुपालन से संबंधित होगा। जहां सदाबहार वनस्पति है वहां जलवायु आर्द्र होगी, वर्षा अधिक होती होगी, तो इस क्षेत्र में यहां के निवासियों का कार्य उन वनों से संबंधित, या यूं कहीं लकड़ी प्राप्त करना या फर्नीचर उद्योग में लगे हुए होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वनस्पति संबंधी विविधता यहां की जलवायु क्रियाकलाप को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत एक विविधताओं की भूमि है। और इस विविधता की भूमि में हमने विभिन्न प्रकार की विविधताओं का अध्ययन किया। जिनमें अभी आपने देखा भौगोलिक विविधता, जलवायु संबंधी विविधता, राजनीतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, आर्थिक विविधता, व्यावसायिक विविधता और वनस्पति संबंधी विविधता।